ऐतिहासिक व्यक्तित्व। बिंदुसार अथवा अमित्रघात। चंद्रगुप्त के पश्चात बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर विराजमान हुआ। बिंदुसार अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का संहारक के नाम से विख्यात है। प्रमुख तथ्य। बिंदुसार ने अपने पिता की नीति को जारी रखा। सम्राट बनते ही उसने सैनिक अभियान आरंभ कर दिया। तिब्बती लामा तारानाथ तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य बिंदुसार का भी मंत्री रहा। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। इसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार से राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। एथेनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस को पत्र लिखकर यूनानी मीठी शराब, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक अर्थात सोफिस्ट की मांग की थी। महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों को सम्मानित किया। बिंदुसार के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उसने अपने पिता के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा तथा विरासत के रूप में अपने पुत्र अशोक के लिए सुरक्षित रखा। स्कंदगुप्त लगभग 455 से 467 ईस्वी। सम्राट स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। संभवतया उसका संघर्ष अपने भाई पुरुगुप्त से हुआ, परंतु इस बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। प्रमुख तथ्य। स्कंदगुप्त ने दक्षिण के पुष्यमित्रों को परास्त किया। उसकी महान सफलताओं हूणों को परास्त करने में थी। बर्बर हूणों के आक्रमण से भारत की रक्षा का श्रेय स्कंदगुप्त को है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ एवं भीतरी अभिलेख में इसका वर्णन है। स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभलेख में, शक्रोपम, आर्य मंजुश्री, मूलकल्प में, देवराय एवं जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। उसकी स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो सौराष्ट्र गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के शासनकाल की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 अर्थात 455 ईस्वी उत्कीर्ण मिलता है। इस अभिलेख में उसके सुव्यवस्थित शासन एवं गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। स्कंदगुप्त का विशाल साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को देश या अवति कहा जाता था। प्रांत के राज्यपाल को गोप्ता कहा जाता था। स्कंदगुप्त धर्मनिष्ठ वैष्णव था तथा परम भागवत की उपाधि धारण करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन मूल रूप से एक गुलाम था। उसे सर्वप्रथम निशापुर के काजी द्वारा खरीदा गया, लेकिन अपने साहस और अन्य गुणों से उसने मोहम्मद गौरी को प्रभावित किया और बाद में मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। प्रमुख तथ्य। ये ऐबक जनजाति का एक तुर्क था। तुर्की भाषा में इसका अर्थ चंद्रमा का स्वामी है। उसे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में मान्यता एक औपचारिकता मात्र थी। उसने अपना शासन मलिक और सिपहसलार की साधारण उपाधियों से शुरू किया था, जो मोहम्मद गौरी द्वारा उसे प्रदान की गई थी। सत्ता ग्रहण करने के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले लाहौर तथा बाद में दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया। 4 वर्षों के संक्षिप्त शासनकाल में उसने कोई नई विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपनी तुर्की सेना को शक्तिशाली बनाने में ही लगा रहा। कुतुबुद्दीन अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था और इसी कारण उसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दाता का उपनाम मिला था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। 1210 ईस्वी में
लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। महमूद बेगड़ा प्रथम 1459 से 1511। महमूद बेगड़ा गुजरात का महानतम शासक था। इसने गुजरात को स्थायित्व प्रदान किया और युद्धों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। प्रमुख तथ्य: 1461 में महमूद ने दक्षिण राजस्थान में जालौर के मुस्लिम शासक को पराजित किया तथा उसे अपना अधीनस्थ बना लिया। फिर उसने पश्चिमी तट पर स्थित दमन के बंदरगाह को उसने हिंदू शासकों से छीन लिया। सर्वप्रथम उसने 1466 में गिरनार जूनागढ़ के यादव राजकुमार से नजराना वसूल किया, लेकिन 4 वर्ष बाद उसने गिरनार को जीतकर अपनी सल्तनत में मिला लिया। महमूद बेगड़ा ने गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की। पृष्ठ संख्या 59। महमूद ने मिस्र और तुर्की के साथ पुर्तगालियों के विरुद्ध संधि की और मिस्र को नौसेना की मदद से 1508 ईस्वी में चौल के निकट पुर्तगाली नौसेना को बुरी तरह से पराजित किया। चंपानेर और गिरनार जीतने के कारण ही उसे बेगड़ा की उपाधि मिली थी। महमूद के स्वास्थ्य, शरीर और भोजन के संबंध में अनेक रोचक कथानक प्रसिद्ध हैं। पुर्तगाली यात्री डुआर्टे बारबोसा ने उसके संबंध में लिखा है कि बचपन में उसे विष देकर पाला गया था, जिसके कारण उसका शरीर इतना विषाक्त हो गया था कि यदि कोई मक्खी उसके हाथ पर बैठती थी तो बैठते ही मर जाती है। उसने चंपानेर के निकट एक विशाल बाग-ए-फिरदौस की स्थापना की। उसके दरबारी कवि उदयराज ने महमूद चरित नामक काव्य की रचना की। तांत्या टोपे। तांत्या टोपे ने आजादी के लिए लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। टोपे का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। तांत्या टोपे जी का जन्म सन 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला नाम के गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, हालांकि लोग उन्हें तांत्या टोपे के नाम से बुलाते थे। इनके पिता पांडुरंग राव भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के धर्मदाय विभाग के प्रमुख थे। उनकी विद्वता एवं कर्तव्य परायणता देखकर बाजीराव ने उन्हें राज्यसभा में बहुमूल्य नवरत्न जड़ित टोपी देकर उनका सम्मान किया था। तब से उनका उपनाम टोपे पड़ गया था। इनकी शिक्षा मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुई। जब ये बड़े हुए तो पेशवा बाजीराव ने तांत्या को अपना मुंशी बना लिया। प्रमुख तथ्य: अंग्रेजों के खिलाफ हुई 1857 की क्रांति में तांत्या टोपे का भी बड़ा योगदान रहा। तांत्या टोपे तेज और साहसी थे। सन 1857 में जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तब तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कालपी के युद्ध में झांसी की रानी की मदद की। नवंबर 1857 में इन्होंने ग्वालियर में विद्रोहियों की सेना एकत्र की और कानपुर जीतने के लिए प्रयास किया, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण ये था कि ग्वालियर के एक पूर्व सरदार मानसिंह ने जागीर के लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जिससे ग्वालियर फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जब तक तांत्या नाना साहब के साथ थे, वे अंग्रेजों से कभी नहीं हारे। नाना साहब ने उन्हें अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। कानपुर में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद तांत्या ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर मध्य भारत का मोर्चा संभाला था। क्रांति के दिनों में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं नाना साहब का भरपूर साथ दिया, हालांकि उन्हें कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। वे अपने गुरिल्ला तरीके से आक्रमण करने के लिए जाने जाते थे। बताया जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश कंपनी में भी काम किया था। कहा जाता है कि कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में भी काम किया था और उनके हमेशा अंग्रेजों से मतभेद रहे। भारत के कई हिस्सों में उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और खास बात ये थी कि अंग्रेजी सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही थी। तात्या ने तकरीबन 1 साल तक अंग्रेजों के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि 8 अप्रैल 1859 को वो अंग्रेजों की पकड़ में आ गए और 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तांत्या पर मुकदमा चलाया गया।
उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को शाम 5 बजे हजारों लोगों की उपस्थिति में खुले मैदान में फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि उनकी फांसी पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। तात्या टोपे से जुड़े नए तथ्यों का खुलासा करने वाली किताब टोपेज ऑपरेशन रेड लोटस के लेखक पराग टोपे ने बताया कि शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को तात्या को फांसी नहीं दी गई, बल्कि गुना जिले में छीपा बड़ौत के पास अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 1 जनवरी 1859 को तात्या टोपे शहीद हो गए थे। विपिन चंद्र पाल। भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को वर्तमान बांग्लादेश के हबीबगंज जिले के पोइल नामक गांव में एक धनी हिंदू वैष्णव परिवार में हुआ था। इनके पिता रामचंद्र पाल एक फारसी विद्वान तथा एक छोटे से जमींदार थे। एक समृद्ध परिवार से संबंध होने के परिणाम स्वरूप उनकी शिक्षा दीक्षा उच्च कोटि की हुई। प्रमुख तथ्य: विपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा महर्षि अरविंद के दर्शन, कार्य तथा आध्यात्मिक विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अर्पित करने का निर्णय लिया। देश में स्वराज की अलख जगाने के लिए उन्होंने कई अखबार भी निकाले तथा उनके माध्यम से पूर्ण स्वराज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी अपनाओं की भावना आम जनमानस के अंदर जगाई। उन्होंने देशवासियों को ये विचार दिया कि विदेशी उत्पादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, अतः विदेशी चीजों का बहिष्कार करें और स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। उन्होंने अपने लेखनी की शक्ति से आम जनमानस में सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता के मार्ग को अपनाया। उनकी प्रमुख पुस्तकों में राष्ट्रीयता और साम्राज्य, भारतीय राष्ट्रवाद, स्वराज और वर्तमान स्थिति, द सोल ऑफ इंडिया, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द हिंदुइज्म और द स्पिरिट आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी तथा स्वतंत्र आदि अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। न्यू इंडिया, वंदे मातरम और स्वराज उनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। अमृत बाजार पत्रिका में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। 1906 में उन्हें वंदे मातरम पत्र में उनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार करने और अरविंद घोष पर चल रहे राजद्रोह के मुकदमे पर गवाही न देने के कारण 6 माह का कारावास भी हुआ। निर्भीक व स्पष्ट वक्ता विपिन चंद्र पाल का कहना था कि दास्ता मानवीय आत्मा के विरुद्ध है। भगवान ने समस्त प्राणियों को स्वतंत्र बनाया है। ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये से असहमत होने पर वे गांधी जी की आलोचना करने से भी नहीं चूके थे। वे ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी या गांधी पंथ की आलोचना करने का साहस किया। उन्होंने गांधी जी को तार्किक की बजाय जादुई विचारों वाला कहकर उनकी आलोचना की। 1920 में स्वेच्छा से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, परंतु वे आजीवन राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के इस सेनानी ने भारत की स्वतंत्रता का स्वप्न आंखों में संजोए 20 मई 1932 को सदैव के लिए आंखें मूंद लीं। पृष्ठ संख्या 60।